हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आने वाले पीसीएस तथा आरओ और सभी एग्जाम्स के लिए सभी जीएस के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने जियोग्राफी के कंप्लीट इंडियन तथा वर्ल्ड, इन्वायरमेंट तथा इकोलॉजी, साइंस, इन सभी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो हम लोग अब इंडियन पॉलिटी के सभी एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये चैप्टर 4 है। राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में किसी राज्य का जो राज्यपाल है अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है भारत का राज्यपाल। और यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये होगा राष्ट्रपति के प्रति। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रत्यक्ष रूप से। और आर्टिकल 156 ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित होता है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वैसे तो ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति के, लेकिन इसका कार्यकाल होता कितना है तो ये 5 वर्ष का होता है जनरली, ठीक है। और 156 क्लॉज 1 कहता है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल, ये हो जाएगा 155। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल उत्तरदायी किसके प्रति होगा, तो ये होगा राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह जो उपलब्धियां और भत्ते होते हैं वो क्या होंगे, तो इसे जो है उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। और ये है किसमें, तो ये उल्लेखित है 158(3) क में। नेक्स्ट है, भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो भारत का राज्यपाल होता है, भारत में किसी एक राज्य का राज्यपाल होता है वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत में जन्मा नागरिक नहीं। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। पहला किस में है, ए में है, बी में है, सी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी में क्या है, 2 और 4। 2 और 4 क्या बात करता है कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है इसका 2 और 4। तो 157 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल पर नियुक्त होने के लिए उसकी अहर्ताएं दी गई हैं, ठीक है। पहला तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और जनरली राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है, किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सही है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जनरली वो 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है। डी कहता है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस भी किया, तो इसका डी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल पर कार्य नहीं कर सकता, ये गलत है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका कारण सही है लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्य राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत प्रदान करता है, तो हो जाएगा अंडर आर्टिकल 160। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है। यह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, ये कर सकता है ओनली राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका बी गलत है। सी कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि इसके पास आपातकालीन शक्तियां भी नहीं होती, ये भी सही है, लेकिन इसका केवल बी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। किसके तहत है, आर्टिकल 213 के तहत। और राज्यपाल के जो अध्यादेश है ये निर्मात्री शक्ति, स्वविवेकी शक्ति है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बी गलत हो जाएगा।
तो यह एक स्वविवेकी शक्ति नहीं है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो इसका बी ही गलत है। और राज्यपाल जो है ये अध्यादेश को वापस करने में भी सक्षम है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल की जो अध्यादेश है ये निर्माण की शक्ति जो है यह राज्य विधानमंडल के समव्यापक है, तो इसका सही है ए, सी एंड डी, बी गलत है। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो यह है राज्य की विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो ये करता है राज्य का राज्यपाल। किसके तहत ये है 243I के तहत। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग मतलब कि राज्य वित्त आयोग की बात करता है, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा आर्टिकल। नेक्स्ट है विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये भी लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार मतलब कि विशेषाधिकार प्राप्त है। कहाँ कहाँ ये है विशेष अधिकार, तो ये है महाराष्ट्र में, गुजरात में, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा आदि में। नेक्स्ट है संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, क्योंकि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता इसलिए छोड़ दिया गया, और राज्यपाल जो है उसको संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो इसीलिए राज्यपाल का क्या निर्वाचन नहीं होता, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो ये दिलवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और याद रखना जो राज्यपाल है ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और राज्यपाल के मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, तो ये रही हैं सरोजिनी नायडू। कहाँ की रही हैं, उत्तर प्रदेश की रही हैं। और सुचेता कृपलानी की बात करें तो यह भारत की पहली, और सुचेता कृपलानी की बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी यूपी की थी। और इंदिरा गांधी ये भारत की पहली व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो ये राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, ये अभी पूछा भी गया था। यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, गलत है। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है और इन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि इसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यपाल के पास भी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड। तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग मतलब 1/6 को नामित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो। और संविधान का आर्टिकल 161 ये राज्यपाल के क्षमादान की बात करता है, क्षमादान की शक्ति की। तो यह कुछ मामलों में कौन कौन से, दंडादेश के निलंबन में, परिहार व लघुकरण में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। और राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, तो यह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के नामांकित कर सकता है, राज्य की विधायिका की बैठक बुलाता है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन अभी विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में राज्य सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति दो या दो से अधिक प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं और संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती हैं, तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर से है। पहला कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 मेंबर। और ये याद रखिएगा कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम कितनी हो सकती है 40। ये डेटा पूछा गया था 2023 के पीसीएस के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य में जो परिषद होती है इसकी संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। और विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उनमें से 5, 6
सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम मतलब कि जो गण पूर्ति वो होती क्या है, तो यह 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यों का 10वां भाग जो भी अधिक हो, ठीक है, ये होता है गण पूर्ति। और संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, उसके अधिकारी, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यूपी में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, तो हो जाएगा 14 डेज। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके, तो बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो ये यूपी में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, लेकिन एमपी में नहीं है। तो कहाँ कहाँ है, 6 राज्य में है, याद रखिएगा। यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है उसका बिहार, महाराष्ट्र और उसके साथ बाउंड्री शेयर करता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उसके अलग हुआ तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद नहीं है, तो ये उत्तराखंड, तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट है, कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी, तो जब पूछा गया था तब 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका थी, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ये हो जाएगा राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 169। और 168 क्या कहता है कि राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद शामिल होती है, ठीक है। तो बेसिकली 168 बात करता है विधानमंडल की और 169 बात करता है राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो सकती है 60 तथा अधिकतम हो सकती है 500। ये ROA 2017 तथा PCS मेंस में 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। तो आर्टिकल 267 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होगी। तो नेक्स्ट है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा 16। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है किसकी, तो ये है यूपी की। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो ये हो जाएगी 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में क्या शामिल है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचन सूची भी जारी होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की भी स्वतंत्रता होगी, तो इसके सभी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 के शीर्षक में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 162 क्या बात करता है, ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता नहीं, ये चयनित नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसका पहला ही गलत है। राज्यपाल के द्वारा औपचारिक नियुक्ति होती है, ये सही है। यह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, CM बिल्कुल सही है। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, और वो भी लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों से ही चुना जाता है प्रधानमंत्री, और इसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। तो जैसे सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है वैसे स्टेट में होता है मुख्यमंत्री। किसी एक मुख्यमंत्री का राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है, तो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, यह
मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो क्या करता है ये अभी याद रखना कि जो मंत्रिपरिषद है इसके सभी विषयों को सूचित करता है, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी भी देता है और प्रधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में भी सूचित करता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा? तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो ये रही हैं सुचेता कृपलानी जी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि क्या होती है? तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स। संविधान का जो भाग 21 है ये आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यहाँ जो है संविधान लागू था 1957 में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर ये राज्य के विधानमंडल में 2 सदन कौन कौन से? विधानसभा तथा विधान परिषद हैं। और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 2 महिला सदस्यों का भी मनोनीत किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति की, तो जो आर्टिकल 370 था इसके तहत जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त किया गया और जो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 371 बी में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो ये हो जाएगा असम। तो 371 बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात की विशेष उपबंध है। 371 क में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है। 371 ख असम के लिए है। 371 ग मणिपुर के लिए है। 371 घ आंध्र प्रदेश। 371 अंगा ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। और 371 च सिक्किम। 371 छ मिजोरम के लिए। 371 ज अरुणाचल प्रदेश तथा 371 छ ये गोवा के लिए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्र एक राज्य है जहां सामान्य मतलब कि कॉमन सिविल कोड लागू है? ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग न्यायपालिका से जुड़े सभी MCQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो जो हाई कोर्ट है इसके न्यायाधीश अपने पदों पर 62 ईयर्स तक आसीन रहते हैं, बिल्कुल सही है। कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय दल का होता है, बिल्कुल सही है ये भी। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है, ये भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि संज्ञेय अपराध वह है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, तो इसके चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये हाई कोर्ट में की जाती है। तो आर्टिकल 223 ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और आर्टिकल 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और जो राष्ट्रपति है वो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उस हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय संविधान का संरक्षक है, इसीलिए। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो हो जाएंगे PN भगवती। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनहित याचिका मतलब कि PIL से। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को या फिर आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार है और इसी तरह जो हाई कोर्ट है उसको भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो यदि कोई कानून या फिर आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1937 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं और इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जा सकती थी और इसे जो प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट है भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो हो जाएंगे 33 मतलब टोटल 34।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। तो 126 के तहत जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या फिर अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश मतलब कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी करता है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। किसके तहत है? ये है आर्टिकल 127। तो 127 किसकी बात करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की। नेक्स्ट है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो ये ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 5 और ये है आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में। सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, लेकिन किसी अन्य स्थान पर भी इसकी सुनवाई कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसकी सुनवाई कहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को और ये पीसीएस के 2023 में पूछा गया था और ये 2014 में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, आप लोग जाकर जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो हो जाएगा आर्टिकल 32, 227 और 226, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ये है 131। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये 134A को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति, ये ऐसा नहीं है, अनन्य शक्ति नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है। बाकियों की बात करें तो यह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है ये। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या फिर किसी तथ्य को विनिर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता भी रखता है और यह इसके पास अपने ही निर्णय या फिर आदेश को पुनर्विचार करने की शक्ति है। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है यह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या फिर तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकता है और राष्ट्रपति को परामर्श देता है किसके तहत? अंडर आर्टिकल 143 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो इसका पहला ही सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह मूल अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार रखता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, तो ये क्या था? केशवानंद भारतीवाद 1973 और ये कई बार रिपीटेडली पूछा भी गया है, 2022 में भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के मूल संरचना मतलब कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह है न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? किसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अभिलेख न्यायालय की बात करें तो ये है आर्टिकल 129। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों को। नेक्स्ट है, लाभ का पद परिभाषित हुआ था, तो ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के आधान पर के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखेगा तब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो इसमें हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें समाजवादी जो शब्द है उसको संविधान के आर्टिकल 14 के साथ पढ़ना और इसी को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो इसके सभी कथन सही है।
तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में समाजवाद शब्द ये हमारे गणतंत्र की विशेषता दर्शाने के लिए प्रस्तावना में समाहित किया गया। और 14 से लेके आर्टिकल 18 तक अनुच्छेद नागरिकों को समता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। और इन सारी ही बातों ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने के लिए सक्षम किया था। नेक्स्ट है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये 3 माह के लिए। और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है आर्टिकल 22 खंड 4। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये हो जाएगी उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। तो इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो कार्रवाइयाँ चल रही होती है वो लंबित कार्रवाई यदि लंबी हो जाती हैं तो उनकी दशा में लागू की जाती है उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट है एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण मतलब कि सरसरी रिट जारी की जाती है। तो यह एक अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। क्यों? क्योंकि वह पुनरीक्षण मतलब कि रिव्यू के लिए एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट है एक ऐसी याचिका जो कि न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मंडमस रिट। मैंडमस इसे ही परमादेश कहते हैं। यह किसी सार्वजनिक या फिर अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, जो मैंडमस है मतलब कि परमादेश, ठीक है, ये आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्यरत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं लेकिन साथ में न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उनके दायित्व में निर्वहन के लिए जारी किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नेक्स्ट है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या फिर संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो ये हो जाएगी परमादेश मतलब कि मैंडमस। किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो ये हो जाएगा अधिकार प्रक्षा मतलब कि को वारंटो। तो को वारंटो के द्वारा जो न्यायालय है वो किसी व्यक्ति से जो कि किसी सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा है उससे यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अधिकार प्रक्षा ये अधिकार है, प्रक्षा पूछने का अधिकार है। ठीक है, यदि उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से उसे रोका जा सकता है। ठीक है, किन रिट या रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो ये हो जाएगा परमादेश। और परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी रही है? तो ये रही है गोलकनाथ केस। और इससे बड़ी भी कौन सी थी? केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये हो जाएगी भारतीय संविधान की धारा 348 के द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? तो ये संसदीय एक्ट के द्वारा की जाती है। तो 124 ये संसद को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनियमित करने की शक्ति है। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं। किसके तहत? ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो कि आर्टिकल 131 में है। नेक्स्ट है जनहित याचिका का क्या अर्थ है? कि सामाजिक हित याचिका नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है। यह अभिजात समूह का प्रतिनिधित्व नहीं देती है। न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास होना, तो ये हो जाएगी जनहित याचिका। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि भारतीय संविधान उधार से भरा थैला है, तो इसका कारण भी सही है। लेकिन भारतीय संविधान उधार से भरा थैला है क्या इसीलिए न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कथन और कारण दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है जनहित याचिका मतलब कि PIL भारत के हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल के तहत स्वीकार की जाती है, तो ये हो जाएगा 226। नेक्स्ट है वह एक अनुच्छेद जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। बात करता है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अपेक्षा बढ़िया मतलब कि अधिक स्थिति में है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये।
दूसरा कारण ये कह रहा है कि क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कारण भी सही है और इसीलिए हाई कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में स्थिति में है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में हुए न्यायिक निर्णयों के कारण हुई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में न्यायिक निर्णयों ने संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या करी है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो ये है आर्टिकल 141। नेक्स्ट है हाई कोर्ट है, कह रहा है कि पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में एक हाई कोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है। तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, ये नहीं है, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सी सही नहीं होगा। और उच्च न्यायालय ये लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। इसका सही है ए, बी एंड डी, सी सही नहीं है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है उसके अंतर्गत क्या है। उसके अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है, ये है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। बिल्कुल सही है। सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति के हों, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि प्रलेख जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्षेत्राधिकार है। इसका तीसरा भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि जो जनपदीय न्यायालय है इनके अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पदस्थापन, प्रोन्नति आदि की शक्ति हाई कोर्ट में निहित नहीं है। तो ये चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, इसका सही है केवल फर्स्ट एंड थर्ड। तो सर्वोच्च न्यायालय को विधि के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति के मामले में राज्यपाल ये उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। किसके तहत, आर्टिकल 233 के तहत। और उच्च न्यायालय की जो रिट है ये जारी करने की अधिकारिता अधिक है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो आर्टिकल 214 बात करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। 217 ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, और जो देश भारत है और जो भारत है, भारत में 25वें उच्च न्यायालय ये अमरावती में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से निश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये है 241 के तहत। तो 240 किस बात की बात, आर्टिकल 240 बात करता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। 241 ये संघ राज्य मतलब कि यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है। 242 निरस्त कर दिया गया है, लेकिन 239 बहुत महत्वपूर्ण है, ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में। तो ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। तो आर्टिकल 235 बात करता है जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों न्यायाधीश जो होते हैं ये राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक न्यायालयों के संबंध में कौन सा सही है। तो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। इसमें वकीलों के द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल ये उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।
कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये हो जाएगी उत्प्रेषण रिट। और जो उत्प्रेषण रिट है ये केवल वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है।